हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फ्लैश न्यूज में, जिसमें हम इस हफ्ते की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आपके एग्जाम के हिसाब से कवर करने वाले हैं और वो भी हिंदी में। तो सबसे पहली न्यूज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है पैक्स सिलिका के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम पैक्स सिलिका की बात करें तो पैक्स सिलिका इनिशिएटिव कोई नई चीज नहीं है। ये दिसंबर 2025 में ही गठन हो गया था इसका, बट अभी जब इंडिया में ग्लोबल एआई समिट होस्ट हुई वहीं पर इंडिया ने भी इस गठबंधन को ज्वाइन किया और इस वजह से ये हमारे न्यूज में रही है। जब हम पैक्स सिलिका की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं समझने से कि आखिरकार पैक्स सिलिका है क्या। तो अगर हम पैक्स सिलिका की बात करें तो ये एक गठबंधन है, बट सवाल यहाँ पे किस चीज का गठबंधन है। यहाँ पे पैक्स सिलिका एक रणनीतिक और प्रौद्योगिकी गठबंधन है जिसमें पूरा उद्देश्य ये है कि यहाँ पे जो सप्लाई चेन्स हैं, स्पेशली जब हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स की, क्रिटिकल मिनरल्स की या फिर एआई के पूरे इकोसिस्टम की, उसकी जो सप्लाई चेन है उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको एड्रेस किया जा सके, जो इसमें विश्वसनीयता है उसको बढ़ाया जा सके और साथ ही साथ इसको सुरक्षित बनाया जा सके। तो इसीलिए यहाँ पे इसको एक भू राजनीतिक रूप से एक गठबंधन बनाया गया है जिसमें इन सारी समस्याओं का समाधान ढूंढने की और उस समाधान को लाने की, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी। तो अगर हम इस पैक्स सिलिका की बात करें तो यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि ये दिसंबर 2025 में ही गठित हो चुका था, बट यहाँ पर इंडिया ने अब इसे जाके ज्वाइन किया है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा इनका उद्देश्य जो है वो बहुत ही सिंपल है। वो उद्देश्य ये है कि ये चाहते हैं कि एक ट्रस्टवर्दी, एक रेजिलिएंट, लचीला और साथ ही साथ सुरक्षित टेक्नोलॉजी नेटवर्क जो है उसको बनाया जाए और यहाँ पे जितनी भी सप्लाई चेन्स हैं जितनी भी सप्लाई चेन्स हैं किसी रीजन की वजह से जो संवेदनशील चल रही हैं, वल्नरेबल चल रही हैं, उनको एड्रेस किया जा सके। अब यहाँ पर हम सदस्यता की बात करें तो अभी तक बहुत लिमिटेड सदस्य जो है हमें यहाँ पे देखने के लिए मिले हैं, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो। तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रस्टेड पार्टनर्स जो हैं वो इस यूएस लेड कोएलिशन के पार्ट हैं इस वक्त। पर अगर हम यहाँ पे पैक्स सिलिका की बात कर रहे हैं तो सबसे जरूरी यहाँ पे ये समझना है कि इस गठबंधन की जरूरत क्या पड़ी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि इसका मेन रीजन, ट्रिगर जो था वो क्या था। तो यहाँ पर जब हम कोविड-19 के समय की बात करते हैं, जहाँ पे हमने एक महामारी देखी है, उस समय में इलेक्ट्रॉनिक्स का जो यहाँ पे सप्लाई था वो लिमिटेड था, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे डिमांड जो था इलेक्ट्रॉनिक्स का बढ़ता गया क्योंकि उस वक्त वर्क फ्रॉम होम का चलन बढ़ा। उसके साथ साथ हमने ये देखा कि सेविंग्स जो है वो ज्यादा रही, डिमांड जो है वो लिमिटेड रही। सो इन सब कारणों की वजह से उस समय स्पेशली हमने देखा कि भारी कमी पाई गई चिप्स की। इसके अलावा हमेशा से यूएस और चाइना में टेक्नोलॉजिकल राइवलरी, जो तकनीकी प्रतिस्पर्धा है, वो कॉन्टिन्यूसली प्रेजेंट रही है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो सप्लाई चेन्स जो हैं वो यहाँ पर वेपनाइज की जा रही हैं, जिनका हथियारीकरण किया जा रहा है। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल यूएस खुद ही है, जहाँ पे यूएस सप्लाई चेन को यूज करके बाकी देशों से अपनी बातें मनवाना चाहता है। सेम हमें चाइना के साथ भी देखने के लिए। चाइना को पता है कि हमारे पास क्रिटिकल मिनरल्स का सारा मैन्युफैक्चरिंग हमारे पास है, तो उन्होंने एक्सपोर्ट बैन लगा दिया ताकि हम किसी और कंट्री को फैसिलिटेट ही नहीं करेंगे। तो ऐसा ही हमें कई जगह देखने को मिला और इस वजह से यूएस ने सोचा कि चाइना को अगर हमें इस पिक्चर से हटाना है तो बाकी कंट्रीज को साथ में आके कुछ करना पड़ेगा। और यही रीजन था पैक्स सिलिका के एग्जिस्टेंस का। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल उठता है कि भारत को सबसे पहले इसमें इंक्लूड क्यों नहीं किया गया, इतना समय क्यों लगा भारत को यहाँ पे सदस्यता देने के लिए। तो इसका रीजन सिर्फ पैक्स सिलिका की तरफ से नहीं है, इंडिया की तरफ से भी है। तो अगर हम भारत के पक्ष से देखें तो भारत के पक्ष में देखने को मिलता है कि ऐतिहासिक रूप से, स्पेशली जब हम सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारा पूरा इकोसिस्टम है वो काफी वीक रहा है। हमारा फैब्रिकेशन जो है वो बहुत सीमित रहा है और साथ ही साथ पॉलिसीज के हिसाब से इनका जो प्रमोशन है वो बहुत ही रीसेंट रहा है।
तो इसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए इंडिया के पास लिमिटेड था, इस वजह से शायद पैक्स सिलिका ने इंडिया को कम कंसिडर किया। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे हमें एक और फैक्टर देखने के लिए मिला कि इंडिया जब भी ऐसे अलायंसेस ब्लॉक्स जो है बनते हैं, चाहे वो ट्रेड के लिए हो चाहे वो सिक्योरिटी के लिए हो, इंडिया पहले अपना एनालिसिस करना चाहती है और न्यूट्रल रहना चाहती है, प्रोज एंड कॉन समझना चाहती है। दैट इज व्हेन इंडिया जो है ऐसे अलायंसेस को ज्वाइन करती है। तो यहाँ पे दोनों साइड्स के रीजन रहे जिसकी वजह से इंडिया ने बाद में इस अलायंस को ज्वाइन किया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जो हमें डिस्कस करनी है वो ये है कि पैक्स सिलिका से आखिरकार हमारे देश को क्या मिलेगा और ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले तो हमें टेक्नोलॉजी की बात करनी पड़ेगी कि प्रौद्योगिकी आयाम हमारे लिए यहाँ पे क्या क्या है, क्योंकि अगर हम इस गठबंधन की बात करें तो ये टेक्नोलॉजिकल अलायंस ही है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा की पॉइंट, जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो भी टेक्नोलॉजी ही रहेगा। और अगर भारत यहाँ पे जुड़ा रहा तो उनको बेस्ट क्वालिटी चिप्स, एआई हार्डवेयर का एक्सेस मिलेगा, साथ ही साथ जो आने वाला समय है उसमें जो इनोवेशन हमें चाहिए और उसके लिए जो नेटवर्क होगा उसमें इंडिया जो है प्रेजेंट रहेगा। और इसके साथ साथ हमारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी एसोसिएटेड है। आर्थिक आयाम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट की तरफ हम देख सकते हैं, डीप टेक सेक्टर्स जो हैं वहां पे हम एम्प्लॉयमेंट का इंक्रीज देख सकते हैं, और साथ ही साथ ग्लोबल वैल्यू चेन्स जो है वहां पे आने वाले समय में जो भारत में चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, फैब्रिकेशन की बात करें, जो उसको पुश मिल रहा है वो जो अगर मटीरियलाइज होने लगा तो यहाँ पे शायद भारत जो है वैश्विक मूल श्रृंखलाओं में शायद आगे आने वाले समय में जुड़ सकता है। बट उस जुड़ने के लिए यहाँ पे ये गठबंधन जो है हमारे लिए एक बहुत ही अहम रोल प्ले करेगा। इसके अलावा रणनीतिक दैट इज स्ट्रैटेजिक फैक्टर्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पे पैक्स सिलिका और जिन इंडस्ट्रीज को पैक्स सिलिका एड्रेस करना चाहता है वो भारत के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे राष्ट्र सुरक्षा का भी मुद्दा जुड़ा हुआ है, और अगर आने वाले समय में भारत जो है एक विश्वसनीय विनिर्माण केंद्र बनना चाहता है और वो स्थापित होना चाहता है तो उसको भी पैक्स सिलिका जो है फैसिलिटेट करेगा। इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि भारत जो है वो एक उभरता हुआ टेक्नोलॉजी की विश्व व्यवस्था में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और साथ ही साथ इस गठबंधन की सदस्यता से भारत और यूएस की जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है उसमें भी काफी बढ़ोतरी होगी। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डायमेंशंस हैं जिसकी वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबरशिप हो जाती है, ना सिर्फ इंडिया के लिए बट पैक्स सिलिका के लिए भी। तो यहाँ पे टॉपिक को खत्म करते हुए जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में होने चाहिए और जिनको आप समझ पाए इस टॉपिक से, वो कुछ ये क्वेश्चंस है कि बाकी इसको हमने डिटेल में पीडीएफ में कवर किया है ताकि आपको सारे डायमेंशंस जो हैं, जो भी फैक्टर्स हैं वो समझ में आ जाए, और साथ ही साथ आपके नोट्स जो हैं एज इट इज आपके करंट अफेयर्स के हिंदी के वहीं पे तैयार हो जाए। तो आपको पीडीएफ जो है वो यहीं मिल जाएगा। मेक श्योर कि आप ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स जो है एक बार हमने कवर कर लिया, वो सोच पा रहे हैं, वो लिख पा रहे हैं, और अगर नहीं लिख पा रहे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसे और अच्छी तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो ये क्वेश्चंस हैं इनमें मैं एक और क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगी कि हमने ये तो डिस्कस किया कि भारत के लिए पैक्स सिलिका इंपॉर्टेंट क्यों है, बट मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहती हूँ पैक्स सिलिका के लिए, इस गठबंधन के लिए भारत इंपॉर्टेंट क्यों है, भारत को इतनी यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है। तो इसके बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस हैं, आपको नोट्स में तो मिलेंगे ही, बट अपनी तरफ से आप सोच के यहाँ पे लिखने की कोशिश कीजिए, और इस नोट पर हम यहाँ पर अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। अब दूसरा टॉपिक जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो बेसिकली यूएस ईरान के बीच में जो टेंशन्स बढ़ रही हैं, वो भी वेस्ट एशिया में, उनके बारे में बात करने वाले हैं। और यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल ये उठ गया है कि क्या यूएस अटैक कर देगा ईरान को, और अगर ऐसा होने वाला है तो हमें ऐसा क्यों लग रहा है, क्या ये डिप्लॉयमेंट्स की वजह से है, और ऐसी क्या सिचुएशंस जो हैं वहाँ पे बन रही हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें स्टार्ट करनी है वो ये समझना है कि आखिर इस वक्त क्या हो रहा है। तो अगर हम वर्तमान तनाव की बात करें तो ये सिर्फ ईरान और यूएस के बीच में नहीं है, हमें ये याद रखना है कि इजराइल भी इस मिडिल ईस्ट का एक बहुत बड़ा प्लेयर है, और यहाँ पे यूएस ईरान तक ये टेंशन जो है सीमित नहीं है,
पिछले ही साल हमने इजराइल और ईरान का वॉर देखा है, और अब जब ईरान और यूएस में पूरी तनातनी है तो यहाँ पे इजराइल जो है वो इस मौके का पूरा फायदा उठाएगा, क्योंकि इजराइल को जो है वो ईरान से एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फील होता है कि अगर ईरान रहेगा तो हमें परमानेंट दिक्कत रहेगी, और हम ये दिक्कत बियर नहीं करना चाहते। यहाँ पे रीजन जो है वो इजराइल रिलेटेड नहीं है, मेन रीजन जो है वो ईरान का अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम है, जिसकी वजह से जैसे ही ये एनरिचमेंट प्रोग्राम ईरान ने स्टार्ट किया और साथ ही साथ जो न्यूक्लियर नेगोशिएशन, न्यूक्लियर टॉक्स थी यूएस के साथ, जब वो फेल हो गई तो यूएस ने यहाँ पे मिलिट्री और यहाँ पे डिप्लोमेटिक वेज से ईरान पे पूरा दबाव बनाने की कोशिश की। और जब ये परमाणु कार्यक्रम चलता रहा, साथ ही साथ 2025 में जो इजराइल और ईरान का युद्ध हुआ है, और ईरान ने तब भी अपना परमाणु कार्यक्रम वैश्विक स्तर पे बंद नहीं किया है, वहां क्या चल रहा है किसी को नहीं पता है, तो यूएस ने एक्सट्रीम मेजर्स जो हैं लेने शुरू कर लिए हैं। और ये एक्सट्रीम मेजर्स जो हैं वो आप देख सकते हैं पूरे मिडिल ईस्ट में इस वक्त एयरक्राफ्ट जो है पोजिशनड है, साथ ही साथ नेवल एसेट्स लगा दिए गए हैं, और यूएस की मिलिट्री साइट्स ऑलरेडी एक्टिव है। साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूएस की तैयारी है, ईरान की भी पूरी तैयारी है, जहां पे उन्होंने अपने कॉन्क्रीट शील्ड, स्पेशली न्यूक्लियर साइट्स जो सस्पेक्टेड है वहां पे बना लिए हैं, टनल्स जो हैं बरी कर दिए हैं, और यहाँ पे ऐसी कई सैटेलाइट इमेजेस आई हैं जिससे ये दिखाया जा रहा है कि ईरान भी पूरी तैयारी में है। तो यहाँ पे जो तैयारी की जा रही है, कई लोगों को ये लगेगा कि ये युद्ध की तैयारी है, बट हमें इस तरीके से भी देखना है कि यूएस की तरफ से जो डिप्लॉयमेंट है या ईरान की तरफ से जो तैयारी है, वो तैयारी तो है ही, बट एट द सेम टाइम वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि क्यों युद्ध नहीं होना चाहिए, अगर हुआ तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं और क्या क्या चीजें तैयार हैं। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी तो है ही है, बट डिप्लॉयमेंट की वजह से हमें डेटरेंस भी देखने को मिल रहा है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसपे हमें, इसके अलावा जो मेन फैक्टर है जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़। ये एक फैक्टर है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप ये लोकेशन देखें तो ये है हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, और इस वक्त ईरान ने रिसेंटली इसको टेम्परेरी कुछ एरियाज क्लोज करने की भी कोशिश की और किया भी। तो यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो एक इंपॉर्टेंट प्लेस ही नहीं, एक ऐसा चोक पॉइंट है जहाँ पे 20% ग्लोबल ऑयल ट्रेड पास करता है, और किसी भी रीजन से यहाँ पे अगर कोई दिक्कत आई तो पूरी सप्लाई चेन जो है वो डिसरप्ट होगी। तो यहाँ पे तेल के प्राइसेस जो है वो बढ़ेंगे, साथ ही साथ ग्लोबल इकोनॉमी पे भी हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो ये एक ऐसा एरिया है, स्पेशली अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें, तो यहाँ पे अगर सीमित संघर्ष भी हमें देखने को मिला तो यहाँ पर सिर्फ तेल कीमतों में उछाल नहीं आएगा, यहाँ पे साथ ही साथ हमें फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, जिसे हम वित्तीय अस्थिरता भी कहते हैं, और सिर्फ इस रीजन के लिए नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पे भी हमें ये देखने को मिलेगा। और हम भारत की तरफ से अगर सोचें तो ये सारे इम्पैक्ट्स जो हैं हमारी इकोनॉमी को, हमारे स्टेबिलिटी को काफी ज्यादा इम्पैक्ट करेंगे। क्योंकि अगर हम भारत के संभावित प्रभाव की बात करें तो हमें यहाँ सिर्फ तेल मूल्य शॉक नहीं देखना है, हमें यहाँ पे ये भी कंसिडर करना है कि स्टॉक मार्केट में अस्थिरता आएगी, हमारी इकोनॉमी में अस्थिरता आएगी, व्यापार पे दबाव बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे शिपिंग लेन्स जो हैं उनका क्लोजर जो है पॉसिबल है, और साथ ही साथ जो शिपिंग कॉस्ट्स हैं वो भी बढ़ते हुए दिखेंगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर वो हमारे प्रवासी जो मिडिल ईस्ट रीजन में रह रहे हैं, हमारा जो डायस्पोरा है, उनके साथ भी जोखिम जुड़ा रहेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ह्यूमन एज वेल एज मटीरियलिस्टिक एज वेल एज इकोनॉमिक, जो इफेक्ट होंगे अगर किसी भी रीजन से आने वाले समय में वॉर होता है, या फिर अगर वॉर भी नहीं, सीमित जोखिम की अगर हम बात करें, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पे भी इम्पैक्ट देखने को मिलता है तो सिर्फ ग्लोबल लेवल पे नहीं, भारत के लेवल पे भी बहुत सारा संभावित प्रभाव हो सकता है। अब हम सीधे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक में देखा था। आई होप आपको यहाँ पे पूरी क्लैरिटी मिल गई है, आपको समझ में आ रहा है। बाकी पॉइंटर्स, डिटेल्ड पॉइंटर्स आपके पीडीएफ में प्रेजेंट है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसमें हम बात करने वाले हैं एआई इम्पैक्ट समिट की, जो कि भारत की राजधानी नई दिल्ली में इस साल 2026 में हुई। और ये समिट बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस समिट के तहत ही भारत अपने आप को
वैश्विक स्तर में एक AI लीडर की तरह प्रस्तुत करेगा। तो अगर हम इस AI इम्पैक्ट समिट की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस बारे में हमें बात करनी है, पहले तो समझना है कि इस इम्पैक्ट समिट के तहत हम करना क्या चाह रहे हैं। इस इम्पैक्ट समिट के तहत भारत करना क्या चाह रहा है? भारत यहाँ पे रूल मेकर बनना चाहता है, रूल फॉलोअर नहीं, कि यहाँ पे बाकी जो देश हैं वो मिलके रूल बनाए, जिनके पास टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी को डोमिनेट कर रहे हैं, जैसे कि यूएस, जैसे कि चाइना, और वो रूल्स बना के हमें बता दे। नहीं, हम यहाँ पर फोर फ्रंट पे रह के रूल्स बनाने में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और भारत ऐसा पहला ग्लोबल साउथ का नेशन है जो ग्लोबल साउथ AI समिट कर रहा है। और यहाँ पे थीम जो है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। तो इसको यहाँ पे ग्लोबल AI समिट में बहुत ही अच्छा कल्चरल एस्पेक्ट भी दिया गया, जहाँ पे इनको सूत्रस बोला गया है, सूत्रस बोला गया है। और यहाँ पे इस AI समिट का स्केल जो है इतना बड़ा था कि यहाँ पे 110 देशों ने तो पार्टिसिपेट किया ही किया, साथ ही साथ 2.5 लाख से ज्यादा डेलीगेट्स प्रेजेंट थे। तो यहाँ पे जो भारत, जैसे कि मैंने कहा कि रूल मेकर बनना चाहता है, टेक डिप्लोमेसी में अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाना चाहता है, और यहाँ पे ग्लोबल पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो हम ग्लोबल साउथ के रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हैं। हम AI को मल्टीपोलर बनाना चाहते हैं, एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि यहाँ पर वेस्ट सेंट्रिक सिस्टम जो है वो जेनरेट ना हो। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट डिमेंशन है जो हमें यहाँ पे समझना जरूरी है, वो ये है कि अगर हम समिट फ्रेमवर्क की बात करें तो जैसे कि मैंने 3 सूत्रों की बात हुई, पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। पीपल क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम इंक्लूसिविटी की बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि AI जो है इंक्लूसिविटी जो है उसको फैसिलिटेट करे, AI जो है वो अच्छे कामों के लिए यूज हो। हम प्लैनेट की जब बात कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि AI जो है यहाँ पे फैसिलिटेट करे जो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, जो हमारी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जिनसे हम प्लैनेट को बचाना चाहते हैं, चाहे वो डेटा सेंटर्स हो। अगर आप यहाँ पे गूगल करें तो आपको पता चलेगा कि डेटा सेंटर्स में कितना ज़्यादा फ्रेश वाटर जो है वो यूज़ होता है, एंड हाउ इट इम्पैक्ट्स द प्लैनेट्स। तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनमें AI के बारे में डिस्कशन किया गया, और यहाँ पे फोकस रहा गया कि इनोवेशन जो है उसको बेहतर कैसे किया जा सके, और साथ ही साथ इंडिजिनस मॉडल्स जो हैं वो इंडिया कैसे क्रिएट कर सकता है। और यहाँ पे जब हम इंडिजिनस मॉडल्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम हिस्ट्री में अगर पीछे जाएं तो ये ऐसा पहली बार नहीं है कि जब एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी, एक नया रेवोल्यूशन का समय आया है, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन का समय आया है, तो भारत उसमें कोऑपरेट तो कर रहा है ग्लोबल लेवल पे, बट साथ ही साथ अपना नेशनल इंटरेस्ट भी देख रहा है। तो मैं बात कर रही हूँ 1950 के समय की, जब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आई थी। हमने ग्लोबल कोऑपरेशन की बात की, हमने बात की कि कैसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज होनी चाहिए, बट उसी समय हमने अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज भी बढ़ाई, क्योंकि यदि हमने उस वक्त ये नहीं किया होता तो शायद आज हम डिपेंडेंट होते बाकी देशों पे इस टेक्नोलॉजी के लिए। तो यहाँ पे इस एस्पेक्ट से AI समिट को समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे वैश्विक महत्व क्या है वो इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए, साथ ही साथ भारत की क्या भूमिका है इस पूरे समिट के लिए, और भारत की क्या भूमिका है पूरे AI इकोसिस्टम के लिए। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, वो है डेटा सिटी का। तो अगर हम डेटा सिटी की बात करें तो ये डेटा सिटी जो है डेवलप की जा रही है वाइजैक में, और इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे 175 बिलियन डॉलर्स का किया जा रहा है। और यहाँ पे डेटा सिटी में सिर्फ यहाँ पे AI के सेंटर्स नहीं बल्कि पूरा इकोसिस्टम क्रिएट किया जाएगा। जैसे हम बेंगलुरु को IT सिटी के नाम से जानते हैं, शायद आने वाले समय में वाइजैक को हम डेटा सिटी के नाम से भी जानेंगे। तो इस कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि हम ये डेटा सिटी बना क्यों रहे हैं, क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि हमें रूल मेकर बनना है तो हमारे पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर होना ज़रूरी है कि हम उस लेवल की इनोवेशन, उस लेवल की टेक्नोलॉजी को अपने इंडिजिनस मॉडल्स में बिल्ड करें, फैसिलिटेट करें और ग्रो भी करें, जिसमें एज ऑफ नाउ इंडिया जो है वो लैक कर रहा है। तो इसलिए फोकस किस तरफ है कि वाइजैक में एक बड़ी डेटा सिटी का जो है क्रिएशन हो। अब इसी पॉइंट पे हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। ये सारे ही पॉइंटर्स आपके नोट्स में और डिटेल्ड में एक्सप्लेन है, आप उनको देख के अपने डाउट्स जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो देखने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं RRTS कनेक्टिविटी की, जिसको हम नमो भारत के नाम से भी जानते हैं।
अभी हाल ही में दिल्ली मेरठ कॉरिडोर का जो आरआरटीएस है वो कंप्लीट हुआ है और उसका लोकार्पण हो गया है। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है समझना कि आरआरटीएस आखिर है क्या और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और साथ ही साथ ये यहाँ पे ज़रूरी क्यों था। तो सबसे पहले शुरू करते हैं समझने से कि आरआरटीएस है क्या। आरआरटीएस जो है वो एक सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल है। तो अगर हम आरआरटीएस का फुल फॉर्म देखें तो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, क्षेत्रीय तेज पारगमन प्रणाली जो है हम इसको कहते हैं। और ये जो आरआरटीएस है ये मेट्रो से अलग है, क्योंकि मेट्रो जो है वो हमारे शहर के अंदर ट्रांजिट के लिए है, पारगमन के लिए है। बट अगर हम आरआरटीएस की बात करें तो ये एक शहर से दूसरे शहर के पारगमन के लिए। तो यहाँ पे जो स्पीड हमने देखी है वो 160 से 180 की देखी है, जबकि मेट्रो का एवरेज स्पीड जो है वो आप 120 तक 140 तक देखेंगे। मेट्रो में स्टॉप्स ज़्यादा होते हैं, डिस्टेंस कम होता है, बट यहाँ पर आरआरटीएस में स्टॉप्स कम है और डिस्टेंस जो है ज़्यादा कवर करने की कोशिश की गई। पूरा सिंपल सा उद्देश्य है यहाँ पे कि मोबिलिटी जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में बढ़े और साथ ही साथ जो हम शहरी विकास की बात कर रहे हैं वो संतुलित हो, वो अनसंतुलित ना हो आने वाले समय में। और यही हमें यहाँ पे समझाएगा कि आरआरटीएस की ज़रूरत क्यों थी हमें दिल्ली एनसीआर रीजन में। क्योंकि अगर हम दिल्ली एनसीआर रीजन की बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो जॉब्स हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड है दिल्ली के कोर एरिया में, और जो रहने की व्यवस्था है और सही दामों पे वो पेरिफेरल टाउन्स में है, वो दूर के टाउन में है। तो इस वजह से लोगों को फरीदाबाद से दिल्ली आना पड़ता है, मेरठ से दिल्ली आना पड़ता है और रोज़ ट्रैवल करना पड़ता है। और अगर हम यहाँ पे संतुलन चाहते हैं तो हमें ये कनेक्टिविटी बेटर करनी पड़ेगी, नहीं तो दिल्ली एनसीआर में कंजेशन बढ़ेगा। कनेक्टिविटी की तो प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी, प्रोडक्टिविटी का इशू आएगा, क्योंकि लोग जब इतना ट्रैवल करेंगे तो काम कब करेंगे, काम में अपना इन्वेस्टमेंट कब करेंगे। तो यहाँ पे इन सब एस्पेक्ट्स को समझते हुए यहाँ पे दिल्ली एनसीआर रीजन को यहाँ पर पहले फेज में पहली लाइन जो है बनाएगी, क्योंकि दिल्ली एनसीआर रीजन वही है जहाँ पे सिर्फ भीड़ भाड़ ही नहीं बल्कि प्रदूषण और लंबे कम्यूटिंग आवर्स प्रेजेंट है, जहाँ पे 3-3 घंटे का कम्यूट एक साइड पे हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे प्रोडक्टिविटी में कमी आना, साथ ही साथ ग्रोथ की अगर हम बात करें तो वो असमान थी। और यहाँ पे हमें पता था, हम देख सकते थे कि 2030 तक ये सबसे बड़ा शहरी समूह जो है इस देश का बन सकता है। तो अगर हम बात करें कि मेगापोलिस का क्रिएशन हो रहा है तो यस, दिल्ली एनसीआर ऐसा रीजन है जिसको हम मान सकते हैं कि वो क्रिएट हो रहा है। बट अगर हम इस क्रिएशन को प्लानिंग के साथ लाएंगे तो हम इंश्योर कर पाएंगे कि यहाँ पे बैलेंस्ड ग्रोथ जिसकी हम बात कर रहे हैं, समान विकास जो है, बैलेंस्ड जो है, वो यहाँ पे प्रेजेंट रहे। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें यहाँ पे डिस्कस करना ज़रूरी है कि जब हम आरआरटीएस की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे सिर्फ आर्थिक प्रभावों को देख रहे हैं, पर हम यहाँ सामाजिक प्रभावों को भूल रहे हैं। तो हमें यहाँ पे ये भी समझना होगा कि आरआरटीएस जो है वो एक सिर्फ मोबिलिटी प्लान नहीं है, उसके आर्थिक प्रभाव हैं, जैसे कि रोजगार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उत्पादकता बढ़ेगी, और इसके अलावा हमें ये भी देखने को मिलेगा कि जो सामाजिक तत्व है, जैसे कि प्रदूषण में कमी होगी। अगर आप बात करें आरआरटीएस के फेज 1 की इंप्लीमेंटेशन, सिर्फ मैं दिल्ली मेरठ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं दिल्ली अलवर, दिल्ली पानीपत, 3 कॉरिडोर्स प्रपोज है फेज 1 में और अभी एक का लोकार्पण हुआ है। अगर ये फेज 1 पूरा इंप्लीमेंट हो जाता है तो सिर्फ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स में हमें 65 टन की कमी देखने को मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड में 40,000 टन की कमी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आरआरटीएस से इम्पैक्ट करेंगे, सिर्फ ना सिर्फ सामाजिक तत्वों को बल्कि आर्थिक तत्वों को भी। तो यहाँ पे आरआरटीएस सिर्फ जरूरत नहीं, एक एडवांटेज भी लेके आ रही है इस पर्टिकुलर शहरी समूह के लिए। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने लिख दिए हैं। आई होप आपको इस पे क्लैरिटी मिल गई होगी। बाकी जैसा कि मैंने कहा कि आप पीडीएफ में इन्हें डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। अब हम यहाँ पे बढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ, जिसमें हमारे देश की पहली आतंकवादी विरोधी नीति जो है वो लाई गई है और जिसका नाम रखा गया है प्रहार। तो
तो अगर हम यहाँ पे प्रहार नीति की बात करें तो हमारे देश में पहली बार देखने को मिला है कि ऐसे काउंटर टेररिज्म पॉलिसी जिसमें प्रॉपर फ्रेमवर्क, प्रॉपर स्ट्रक्चर और प्रोटोकॉल की बात की गई है। यहाँ पे अगर हम प्रहार की बात करें तो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार है क्या। तो प्रहार का मतलब क्या हुआ? अटैक करना, स्ट्राइक करना। और यहाँ पे कई शब्दों को मिला के जो है ये एक्रोनिम बनाया गया है। तो अगर हम इंग्लिश में इसको देखें तो अगर हम इस वर्ड को देखें तो P जो है वो है प्रिवेंशन के लिए, R है रिस्पॉन्स के लिए, स्विफ्ट एंड प्रोपोर्शनेट, A है एग्रीगेटिंग इंटरनल कैपेबिलिटीज, H is for human rights and rule of law, A is for attenuating conditions which facilitate radicalization, that means जिन reasons की वजह से radicalization बढ़ता है उसको कम करना। The second A is for aligning international efforts, मतलब इंटरनेशनल फोरम्स पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी हेल्प लेना, हेल्प देना और कोऑपरेशन की बात करना। एंड आर हेयर इज रिकवरी एंड रेजिलियंस। सो यहाँ पे भारत की जो सिंपल नीति और रणनीति लाई गई है आतंकवाद विरोधी, वो ये है कि हम अब कोई टॉलरेंस नहीं रखेंगे आतंकवाद के लिए, और साथ ही साथ हम रिएक्टिव नहीं, कुछ होने के बाद इस पे अप्रोच नहीं करेंगे, हम एक प्रोएक्टिव अप्रोच करेंगे। अब प्रहार नीति बनाई तो गई है, बट ये करेगी क्या? तो अगर हम प्रहार नीति की बात करें तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना है कि प्रहार नीति की जरूरत क्यों पड़ी, फिर हम समझ पाएंगे कि प्रहार नीति यहाँ पे करेगी क्या। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि अभी तक जो आतंकवाद का रूप है वो बहुत तेजी से बदल रहा है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी का भी यूसेज है, जहाँ पे एआई का भी यूसेज है, जहाँ पे ह्यूमन इंटेलिजेंस का भी यूसेज है, यहाँ पर बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व है। तो बहुत सारे प्रारूप जो है वो क्रिएट हो रहे हैं, और साथ ही साथ ये जो रूप है वो सेम नहीं है हर जगह के सिक्योरिटी कंसर्न्स जो हैं वो साथ ही साथ अलग हैं। और अगर सिक्योरिटी कंसर्न्स अलग हैं तो इनको एड्रेस करने के जो तरीके हैं वो कहीं पे संगठित होने चाहिए, जो कि अभी तक नहीं था। तो इसलिए यहाँ पे प्रहार नीति में ये लाया गया है कि एक राष्ट्रीय ढांचा होगा जहाँ पे प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन होगा, एक स्ट्रक्चर होगा, और ऑपरेशंस जो हैं वो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस द्वारा लीडेड टीम्स जो हैं वो देखेंगी, और प्रॉपर यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए जाएंगे, ताकि हम यहाँ पे रिएक्टिव से प्रिवेंटिव और प्रॉपर इकोसिस्टम वाले अप्रोच पे चले जाएं, ताकि इकोसिस्टम ही हम टेररिज्म का जो है डिसमेंटल कर सके, नॉट जस्ट द आफ्टर इफेक्ट और कॉन्सिक्वेंसेस। क्योंकि अगर हम यहाँ पे अटैक्स की बात करें तो अटैक्स जो है वो एक एंड पार्ट है उस पूरे इकोसिस्टम का, बट अगर वो इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता रहेगा तो हम अटैक्स को शायद कुछ प्रिवेंट कर पाएं, बट हर वक्त नहीं रोक पाएंगे। क्योंकि अगर आप 2008 की बात करें तो एनआईए का क्रिएशन हुआ था क्योंकि 26/11 में मुंबई को टारगेट किया गया था, और वहां पे उस वक्त की हमारे पास इंटेलिजेंस इनपुट थी, बट हम उस बारे में कुछ नहीं कर पाए। पर अगर हमें यहाँ पे अब दिख रहा है कि कुछ नई चीजें आ रही हैं जिन्हें हमें एड्रेस करना जरूरी है, तो यहाँ पे एक मैच्योर इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स जो है वो भारत ने तैयार किया है इस प्रहार नीति के तहत। और ये नीति सिर्फ टेररिज्म को एड्रेस करने के लिए नहीं है, ये एक भू राजनीतिक संदेश देने के लिए भी है कि इंडिया जो है वो अपना डिफेंस, अपना टेररिज्म डॉक्ट्राइन जो है वो चेंज कर रहा है, जिसमें ये चीज जो है हमारे फोकस पे रहनी चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे एक और डायमेंशन की बात करें, तो वो सबसे पहले हमें जरूरी है बात करना कि यहाँ पे रणनीतिक महत्व क्या है, स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है, उसको समझे। तो जब हम रणनीतिक महत्व की बात कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज जो आ जाती है कि वो ये है कि ये सिक्योरिटी अपग्रेड की बात हुई है। हमने अपनी डॉक्ट्राइन जो है अपडेट नहीं अपग्रेड भी की है। यहाँ पे जीरो टॉलरेंस की तो बात है ही है, बट इंटेलिजेंस ड्रिवन डॉक्ट्राइन की बात की है। साथ ही साथ गवर्नेंस में बहुत चेंज आया है। जैसे कि आप पीडीएफ में देखेंगे तो वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे सेंटर और स्टेट के कोऑर्डिनेशन की बात की गई है, प्रॉपर प्रोफेशनलाइजेशन की बात की गई है, और यहाँ पे लॉन्ग टर्म डिसमेंटलिंग ऑफ टेररिज्म इकोसिस्टम को एड्रेस करने के लिए ग्लोबल नेटवर्क्स के खिलाफ पूरी तैयारी की गई है। और इसी वजह से प्रहार नीति को इस वक्त इतना तवज्जो दिया जा रहा है, इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा
यहाँ पे सिर्फ नीति को लाने वाली बात नहीं है, ये दिखाता है भू राजनीतिक स्तर पर, वैश्विक स्तर पर, कि भारत जो है वो आतंकवाद को कैसे देखता था वो बदल गया है, कैसे हैंडल करता था वो बदल गया है, और आगे क्या करने वाला है वो भी बदल गया है। तो यहाँ पे सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं हमने प्रेजेंट कर दिए हैं। एज ए सेड, आपको सारा डिटेल जो है पीडीएफ में मिल जाएगा। पीडीएफ में आपको और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस सप्ताह के हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। मेरी तरफ से इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।